तो स्टूडेंट्स, आज हम हॉब्स की ही कड़ी में उसका सामाजिक समझौता कर रहे हैं। उसी कड़ी में प्राकृतिक अधिकार तथा प्राकृतिक कानून करेंगे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। उसके मतानुसार प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता। प्राकृतिक कानून की कल्पना इससे अलग है। प्राकृतिक कानून में मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक हो। प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक कानून से दायित्व का। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार तो एक निरंतर संघर्ष की स्थिति को जन्म देते हैं, किंतु इसके विपरीत प्रकृति के कानून बुद्धि द्वारा निर्दिष्ट वे नियम हैं जिनके अनुसार आचरण करके व्यक्ति सुगमतापूर्वक अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं और प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बच सकते हैं। हॉब्स इस प्रकार 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना करता है, जिसमें से जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता रही हूँ। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए। द्वितीय, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करने और शांति स्थापित रखने के लिए प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने को तत्पर रहना चाहिए और दूसरे के विरुद्ध उतनी स्वतंत्रता पर ही संतोष कर लेना चाहिए जितनी वह दूसरों को स्वयं के विरुद्ध देने के लिए तैयार है। और तीसरा, कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उन समझौतों का पालन किया जाना चाहिए जो स्वयं उसने किए हैं। इस प्रकार प्रकृति के वे नियम उन शर्तों की व्याख्या करते हैं जिनके आधार पर समाज का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। सेबाइन के शब्दों में अगर हम कहें, वे एक ही साथ पूर्ण दूरदर्शिता के सिद्धांत भी हैं और सामाजिक आधार के नियम भी। प्रकृति के इन नियमों के संबंध में विशेष बात यह है कि उन्हें कानून केवल अलंकारिक भाषा में ही कहा जा सकता है। कानून उच्च सत्ता द्वारा दिया गया आदेश होता है और उसके पीछे बाध्यकारी शक्ति का बल होता है, किंतु ये नियम विवेकपूर्ण परामर्श मात्र हैं जिनका मानना किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। ये वह शर्तें हैं जो आत्मरक्षा में सहायक हो सकती हैं, किंतु जिनका पालन व्यक्ति की इच्छा पर भी निर्बंध करता है। अब इसके बाद उसने राज्य की उत्पत्ति की थी और अनुबंध को जन्म दिया था। तो वो क्या है? प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम विद्यमान थे, किंतु बाध्यकारी शक्ति के अभाव में सभी व्यक्तियों द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता था और जब तक सभी उसका पालन ना करते कोई एक व्यक्ति उनका सफलतापूर्वक पालन ना कर सकता। अतः आवश्यकता एक ऐसी संस्था की थी जो शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को शांति रखने के लिए बाध्य कर सके। व्यक्तियों में स्वार्थ और असामाजिकता होते हुए भी आत्मरक्षा, शांति और सुरक्षा की इच्छा तो विद्यमान थी। अतः वे उपयुक्त प्रकार की संस्था की स्थापना के लिए प्रेरित हुए। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना का केवल एक ढंग है और वह समस्त शक्तियों का अपनी समस्त शक्ति को एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के प्रति समर्पित कर देना। मतलब सभी व्यक्ति अपनी समस्त शक्ति एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अगर दे दें तो राज्य स्थापित हो जाएगा। केवल इस पद्धति को अपनाकर संघर्ष का मूल कारण इच्छाओं की अनेकता के स्थान पर एकता को जन्म दिया जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासन के कार्यों का कर्ता समझकर उसका पालन कर सकता है। केवल इसी प्रकार से प्रजाजन शासक की इच्छा को अपनी इच्छा और उसके निर्णय को अपना निर्णय मान सकते हैं। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर की गई है। हॉब्स ने इसका सूत्र इस प्रकार दिया है कि मानो प्रत्येक व्यक्ति से कहता हो, मैं अपने ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने ऊपर शासन करने के सब अधिकार इस व्यक्ति या सभी को इस शर्त पर देता हूँ और उसकी सत्ता इस शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि तू भी इसी प्रकार अपने सब अधिकार इसे दे डाले और इसके सभी कार्यों को स्वीकार करे। यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य का जन्म जनता के आपसी समझौते द्वारा हुआ। हॉब्स का सिद्धांत संविदा सिद्धांत की पूर्ण व्याख्याओं से इस दृष्टि से भिन्न है कि इसके अनुसार राज्य का जन्म सामाजिक समझौते द्वारा हुआ है, शासकीय समझौते द्वारा नहीं। हॉब्स से पूर्व के संविदा लेखकों द्वारा जिस शासकीय समझौते का प्रतिपादन किया गया उनका उद्देश्य सिद्धांतों के आधार पर शासन की शक्ति को मर्यादित करना और जनता द्वारा भ्रष्ट शासकों को हटाकर या पद युक्त करने के अधिकार का समर्थन करना था। किंतु हॉब्स का सामाजिक समझौता
समझौता सामाजिक है, वह जनता के द्वारा ही परस्पर किया गया है। शासक समझौते का एक पक्ष होने के स्थान पर उसके बाहर और ऊपर है, और हॉब्स के द्वारा समझौते का यह रूप निरंकुश शासन का समर्थन करने और जनता की प्रत्येक स्थिति में राज्याज्ञा के पालन का पाठ कराने के लिए किया जाता है। थैंक यू।